हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज आप सभी का अपनी हिंदी की क्लास में। और जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने उपमा अलंकार के बारे में चर्चा की थी और आपको डिटेल में हमने उसके उदाहरणों से भी परिचित कराया था। तो चलिए आज हम चलते हैं, हम आगे अलंकार की ओर बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। आज भी हम आपको रूपक अलंकार के विषय में महत्वपूर्ण परिभाषा सहित बहुत ही विशेष उदाहरणों के साथ मैं आपको इस पर चर्चा करूंगी और जो परीक्षा उपयोगी उदाहरण हैं उनके विषय में भी बताऊंगी। और चलिए बढ़ती हूँ आगे और आइए हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं आज रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार जो है वो थोड़ा सा उपमा के जैसे ही मिलता जुलता है, पर इसमें और उसमें बहुत ही भेद है। थोड़ा सा जानते हैं इसकी परिभाषा के जरिए कि रूपक अलंकार होता क्या है। देखिए, जहां गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, यानी कि जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया गया हो, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया हो। पिछली वीडियो में हमने आपको उपमेय के बारे में बताया था कि उपमेय क्या होता है। उपमेय वह होता है कि जिसकी तुलना की जाए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए, ये हमारा उपमेय होता है। और अगर हम उपमान की बात करें तो उपमान क्या होता है हमारा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय हमारा हो गया जिससे जिसकी तुलना की जाए, और उपमान हो गया हमारा जिससे तुलना की जाए कि जो का रूप है इसे एक ही मान लिया जाता है। अर्थात उपमान का उपमेय में आरोप कर अभेद स्थापित कर दिया होगा। अभेद अभेद स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई भी भेद मालूम ना पड़े, इसमें कोई भी भेद मालूम ना पड़े। वहां पर क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार पाया जाता है, जिसमें उपमान में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप मालूम पड़े, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय तथा उपमान में अत्यंत असमानता के कारण एक सा रूप प्रतीत होता है। ठीक है, अगर हम रूपक की बात करें तो रूपक का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। ये जो रूपक है, रूपक का अर्थ क्या होता है। रूपक का अर्थ होता है हमारा रूप को धारण करने वाला, रूप को धारण करने वाला, करने वाला रूपक होता है हमारा रूप को धारण करने वाला। जो रूप को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। ठीक है, तो ये जानिए इसकी परिभाषा के बारे में कि जो जहां पर उपमेय में उपमान का रूप दिखाया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, सरल शब्दों में एकदम साधारण भाषा में समझिए कि अत्यंत असमानता के कारण गुणों को एक कर दिया जाता है। जहां पर क्या कहता है, बहुत ही असमानता के कारण जो है उसे गुणों को क्या करते हैं, एक कर दिया जाता है। ठीक है, अगर रूपक की हम बात करें तो रूपक के तीन भेद होते हैं। रूपक अलंकार के तीन भेद पाए जाते हैं। कितने भेद होते हैं रूपक अलंकार के, बात करें तो रूपक अलंकार के तीन भेद पाए जाते हैं। पहला भेद होता है हमारा निरंक, दूसरा भेद होता है हमारा सांग, और तीसरा भेद होता है हमारा पारंपित, पारंपरित। ठीक है, लेकिन हमें इन तीन ये रूप थे, हमने इनके बारे में आपको बता दिया, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ रूपक अलंकार के विषय में ही पढ़ना है। तो आइए चलते हैं उदाहरणों के माध्यम से इस परिभाषा को और गहन अध्ययन करते हैं, चलते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब देखिए यहाँ पर ये जो चंद्र है, चंद्र क्या है हमारा, चंद्र ही हमारा उपमान है। ठीक है, और खिलौना क्या है, खिलौना क्या है हमारा, खिलौना हमारा उपमेय है। ठीक है, उपमेय कैसे, चंद्र खिलौना मतलब खिलौने को ही इन्होंने चांद के रूप में मांग लिया है। खिलौना ना कहकर क्या किया है, चंद्रमा को ही खिलौना इन्होंने मान लिया है। तो हमारा उपमेय क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी की जा रही है, खिलौने की, और किसके साथ की जा रही है, चांद के साथ। तो जिसकी जिसकी तुलना की जा रही है वो खिलौना है, और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या है, चांद है। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए बहुत ही असमान है, इसमें असमानता दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके कारण इसके गुण को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, यानी कि उन्हें खिलौना तो चाहिए पर चंद्र खिलौना चाहिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल कैसे, जो चरण है उनके कमल के समान है, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ पर भी वही विशेषता पाई गई है। और देखिए
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षै लोचन भ्रंग। अब इस उदाहरण को समझिए कि जो उदाहरण है ये दोहा है, इसमें क्या है, ये जो उदयगिरि मंच का जो है रघुबर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का, लोचनाओं पर भ्रंगों का अभेद आरोप से रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रघुबर बाल पतंग, उदयगिरि मंच का रघुबर बाल पतंग, ठीक है, संतों पर सरोज का, लोचन पर भ्रंगों का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर भी रूपक अलंकार पाया जाता है। अब एक और उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, धन कैसा पाया, राम रतन के जैसा धन पाया, यानी कि जो राम रतन, राम को ही क्या इन्होंने मान लिया है, राम को ही इन्होंने रतन मान लिया, यहाँ पर राम को ही क्या मान लिया है, रतन मान लिया गया। यहाँ पे भी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण है वो है ये, वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बात करें तो ये जो उदाहरण है, ये जो पंक्तियां ली गई हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, ये वहां से ली गई हैं, उन्हीं के उपन्यास से है। ठीक है, तो ये इसका जो अर्थ है कि बीती विभागरी जागरी, जो बीती विभागरी है संध्या ढल रही है, अब पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि जो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है, जो पनघट में जो डुबोया जा रहा है, मतलब जो घड़ा डाला जा रहा है, उसमें जो पानी है वो किसकी तरह चमक रहा है, चांद की तरह, मतलब चंद्रमा की तरह चमक रहा है। तो जो उसकी तुलना की गई है उस जल की, उस घड़े की जो उसमें डाला गया है, उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है, अर्थात यहाँ पर भी रूपक अलंकार पाया जाता है। देखिए उदाहरण भी इसके बहुत हैं, बहुत सारे उदाहरण है। देखिए जैसे एक आपको और उदाहरण बताती हूँ, इससे संबंधित है। देखिए जैसे है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख चंद्र तुम्हारा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, मन सागर मेरा, मन सागर मेरा लहराता। अब देखिए इसमें भी जो मुख है, जो मुख है इसकी तुलना किससे की गई, चंद्रमा से की गई। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा, और मन, मन कैसा, सागर के समान लहरा रहा है, मन कैसा लहरा रहा है, सागर के समान। अच्छा एक चीज इसमें विशेष है वो याद रखिएगा कि जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। आप इस तरह से भी इसकी पहचान कर सकते हैं, कैसे कि इसमें ये जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह क्या होते हैं हमारे, ये जो आपको बीच में ये जो डैश दिखाई दे रहा है, मुख और चंद्र के बीच में ये जो डैश है, जो डैश आपको दिखाई दे रहा है, जो डैश है, यही आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, यदि कहीं पे भी आपको इस तरह का उदाहरण दिख जाए जिसमें बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया हो, वहां पर रूपक अलंकार पाया जाता है। ठीक, एक उदाहरण और देखिए जो कि योजक चिन्ह से ही संबंधित है, क्या है, वन शारदी, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चादर ओढ़े। यदि आपको नहीं पता है कि ये उदाहरण कौन से अलंकार का है, तो इसमें आप ये याद रखिए, देखिए इसमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। चंद्रिका वन शादरी और चंद्रिका चादर में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है, तो देखिए रूपक अलंकार बहुत ही सरल है, आप इसमें ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं कि उपमेय में जो उपमान की जो क्या है इसमें समानता पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा क्या कहता है, उपमेय में उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें आपस में एक दूसरे से तुलना की जाती है। रूपक का अर्थ होता है हमारा रूप को धारण करने वाला। साधारण शब्दों में ये समझिए कि अत्यंत समान गुणों होने के कारण क्या होता है, इसे एक ही कर दिया जाता है। जैसे चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना, चरण कमल, चरण कैसे उनके कमल के समान है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, धन कैसा पाया, राम रतन के जैसा धन पाया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आया भी होगा। और चलिए आगे चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और किसी अन्य अलंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।